इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, ये जो पिक्चर है उसने कल इंडिया को काफी प्राउड मोमेंट फील करवाया। ये इनका नाम है नीरज चोपड़ा और उन्होंने पहली बार एथलेटिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाया है। हालांकि अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो वो सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर मिस्टर अभिनव बिंद्रा का नाम आता है, जिन्होंने शूटिंग में 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिविजुअल लेवल पर इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था। ये जो ओलंपिक गेम है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए हैं उसमें इंडिया ने काफ़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे अच्छा ओलंपिक गेम रहा, जिसमें इंडिया को 7 मेडल्स मिले, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसके अलावा जो पीवी सिंधु, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, वो पहली ऐसी वीमेन बन गई है, इंडियन वीमेन, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल हासिल किए। इसके अलावा हमारी जो इंडिया की हॉकी टीम है वो लंबे समय से 1980 में लास्ट उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में लगभग 4 डेकेड तक इंडिया के पास में कोई भी मेडल नहीं था। तो उसके लंबे समय के बाद में इंडियन हॉकी टीम ने वापसी करते हुए इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। तो ये काफ़ी पॉइंट्स के हिसाब से इंडिया का जो ये ओलंपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 का भाला फेंका था और इनकी जो एथलेटिक्स था वो पहले ऐसे एथलेटिक्स मिल गए जिनको गोल्ड मेडल मिला है इंडिया की तरफ से। अब देखो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की हम बात करेंगे। ये जिनको भी मेडल मिला है ना, ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए। किसको, कौन से प्लेयर को किस गेम में मेडल मिला है वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से, ये जो जैसे नीरज चोपड़ा है वो कौन से गेम से रिलेटेड थे, इनको ब्रॉन्ज मिला, सिल्वर मिला, गोल्ड मिला, ये सब कुछ इनसे रिलेटेड हर चीज, जैसे उन्होंने कितनी दूरी का फेंका 87.58 मीटर का, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला वो मेंस जेवेनल में, ये आपको ध्यान में रखना है। सिल्वर में रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। रवि कुमार दहिया एक रेसलर, फ्री स्टाइल रेसलर, 57 किलोग्राम में वो खेलते हैं। इसके अलावा मीराबाई चानू जो हैं वो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला। 49 किलोग्राम के जो भी उनका गैप होता है, जो भी जिस तरीके से ये वेट लिफ्टिंग का गेम होता है उसमें 49 किलोग्राम वाले गैप में उनको ये मिला है मीराबाई चानू का, और मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है, कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था और उसके बाद में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में इंडिया को प्राउड फील करवाया है। अब ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज में मेंस हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है। बजरंग पूनिया को, जिनको फ्री स्टाइल रेसलिंग में 65 किलोग्राम में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नेक्स्ट है लोवलिना बोर्गोहेन, उनको विमेंस बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु को लास्ट रियो डी जेनेरियो में उनको सिल्वर मेडल मिला था और इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया विमेंस बैडमिंटन सिंगल्स में। तो ये जो नाम है किस कैटेगरी में उन्होंने मेडल हासिल किए हैं ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर देखो गोल्फ की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है अदिति अशोक। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपको पूछ लेंगे कि जो अदिति अशोक हैं वो किस गेम से रिलेटेड हैं। ये सारे जो नाम जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं ना वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, तो ये 4th नंबर पर रही, सिर्फ 1 पॉइंट से वो चूक जाती हैं, नहीं तो वो भी पोडियम पर होती और इंडिया की तरफ से कोई ना कोई मेडल लेकर के आती। ये बजरंग पूनिया है जिनको बजरंग पूनिया ने कल हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल। ये यहाँ पर नीरज चोपड़ा का जो गांव है पानीपत के पास में, उसके बारे में एक व्यू दे रखा है कि बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा जो गांव है वो नीरज की स्टोरी देखने के लिए, पल पल की खबर लेने के लिए उनका मैच देख रहा था। उनका गांव का नाम है खांद्रा विलेज। ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है। इसको ना सिर्फ उनके गांव के लोगों ने एंजॉय किया बल्कि पूरा इंडिया, कंप्लीट इंडिया, आपने भी अपने रिलेशन में बहुत सारे लोगों के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर देखे होंगे, चारों तरफ सिर्फ नीरज चोपड़ा हो रहा है। ओके, बहुत सारे जो व्हाट्सएप स्टेटस नीरज चोपड़ा से रिलेटेड आपने भी देखे होंगे। नेक्स्ट न्यूज है, देखो ओडिशा में एक फार्मर ने सुसाइड कर लिया। ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत बार हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि क्या हुआ
कि पैडी की जो उनकी फसल है, जो उनकी क्रॉप है, उनकी वजह से उनको डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ, क्योंकि जितनी फसल होनी चाहिए थी उतनी फसल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो उनके ऊपर लोन था, वो लोन की किस्त उनको देने के लिए उनको पैसा चाहिए था, और पैसा देने के लिए वो काबिल ना होने की वजह से उन्होंने पेस्टिसाइड को कंज्यूम किया और अब उनकी डेथ हो गई। देखो, इंडिया में जो फार्मर है, हमें भी इंडिया का पता है कि इंडिया की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट टाइम में भी फार्मिंग के ऊपर रिलाई करती है। गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए कि इस तरीके के जो सुसाइड इंसिडेंट हैं वो कम हो सके। जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन सुधारने के लिए ना सिर्फ हम कागजों में वर्क करें, बल्कि जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके के जो इश्यूज हैं ना वो क्रिएट ना हो सके। हमें हमारे फार्मर्स में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि उनको जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स वो करते आ रहे हैं उनके अलावा इस तरीके की अल्टरनेट क्रॉप्स करें, जिनसे उनको पैसा भी ज़्यादा मिले, मनी भी ज़्यादा मिले, और उनका जो जिसमें वो इंसर्ट करते हैं, मतलब पैसा लगाते हैं, वो भी उनका कम खर्चा हो। इससे जो फार्मर्स हैं हमारी इंडिया की इकोनॉमी की एक बैकबोन, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छे से सुधर पाएगी। तो ये काफ़ी गलत इंसिडेंट है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मुंबई पुलिस फोर्स से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को बना दिया गया। राकेश अस्थाना ने पहली बार जो 15 डीसीपी हैं दिल्ली के, उनकी मीटिंग ली और उन्होंने बोला कि वो कुछ चेंजेस करेंगे आने वाले समय में। हालांकि उन्होंने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर के बीच में वो सेपरेशन करने वाले हैं, और इसके अलावा वो 3 शिफ्ट सिस्टम भी लेकर के आएंगे, मतलब जॉब का जो 3 शिफ्ट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर में कुछ सेपरेशन करेंगे आने वाले समय में। न्यू पुलिस चीफ प्रपोजेस चेंजेस, उन्होंने बोला कि ये सारे चेंजेस आने वाले समय में होने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला है कि उनके स्टूडेंट जो भी यहाँ पर उनके यहाँ एडमिशन लेगा, उन बच्चों को क्या करना है, अपने नेटिव एरिया में या कहीं भी अपने एक पेड़ लगाना है, और उस पेड़ को लेकर के जो भी प्रूफ है वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो उनके हेड हैं उनको सबमिट करना है। मतलब पेड़ ना सिर्फ लगाना है बल्कि कॉलेज में उसको सबमिट भी करना है कि उन्होंने पेड़ लगाया है। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी एजुकेशन है, एनवायरमेंट एजुकेशन मान लो आप ले रहे हो, तो वो एक्शन की तरफ बढ़ रही है। जब तक आपकी एजुकेशन जो है वो एक्शन की तरफ नहीं बढ़ेगी, जब तक उस एजुकेशन का रियलिटी में कोई मीनिंग नहीं है। तो ये डीयू का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे ना सिर्फ हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनमें अवेयरनेस क्रिएट होगी कि हमारे इंडिया में कितनी प्रेजेंट टाइम में फॉरेस्ट कवर है, कितना फॉरेस्ट कवर हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 33% किसी भी कंट्री का 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है डीयू का। देखो, इस तरीके के एग्जाम्पल्स है ना, उनको आप यूज़ कर सकते हो कि डीयू ने इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आए तो आप बोल सकते हो कि किस तरीके से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जब इम्प्लीमेंट करें तो उसके अच्छे रिजल्ट भी निकल करके आएंगे। क्योंकि इस तरीके की अवेयरनेस अगर आप अपने चिल्ड्रन में, बच्चों में छोटे लेवल पर ही डाल दोगे तो वो एक बेहतरीन नागरिक बन करके निकलेंगे। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट ने UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा है कि आप आधार कार्ड को यूज़ करने दो, ताकि जो नए वोटर्स हैं उनके साथ में उनका आधार कार्ड लिंक होगा। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो उसको इंसर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, जो फोर्जरी वोटर्स की लिस्ट है उसमें कुछ चेंजेज आएंगे, और जो फोर्जरी वोटिंग होती है उसमें भी चेंजेज आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था। जो इलेक्शन कमीशन है वो यूज़ करता था आधार कार्ड का, लेकिन 2015 के समय में कुछ चेंजेस हुए, और उस चेंजेस में ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप आधार कार्ड को बेसिक नहीं मान सकते। जैसे पीडीएस सिस्टम के लिए आप आधार कार्ड का जो यूज़ है उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आधार कार्ड होगा तभी आपको पीडीएस सिस्टम के तहत LPG, केरोसिन, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने भी इसका यूज करना बंद कर दिया था। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर इस प्राइवेसी से बढ़कर के कुछ लॉ आपको इम्प्लीमेंट करने हैं तो आप आधार को यूज कर सकते हो। मान लो उसमें स्टेट का इंटरेस्ट शामिल है तो आप आधार को एक बेसिक कागज के रूप में यूज कर सकते हो, आइडेंटिटी के रूप में। तो गवर्नमेंट ने लिखा है कि आप आधार को अवेल करने की छूट दो, फ्रीडम दो, ताकि इलेक्शन कमीशन इसका यूज कर सके। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो,
जो कतर देश है, कतर देश के स्पेशल जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर हैं, उनको जो असिस्ट करते हैं काउंटर टेररिज्म, मीडिएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को लेकर के, वो स्पेशल एनवॉय इंडिया की विजिट पर आए हैं और उन्होंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ में डिस्कशन किया कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उसमें पीस और स्टेबिलिटी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कम्युनिटी के, सोसाइटी के जो हर पार्ट है वो ये चाहता है कि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो। हालांकि रशिया, चाइना, इसके अलावा हम बात करें पाकिस्तान, ये अपने लेवल पर वर्क कर रहे हैं। यूएस अपने लेवल पर वर्क कर रहा है कि वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको वो क्या कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, उनको वेपन्स प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा यूएस ये भी चाहता है कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो अपना बेस बनाएं ताकि अफगानिस्तान में जो पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। हालांकि 11 अगस्त को जो दोहा, कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पर दोबारा से डिस्कशन होने वाला है तालिबान के साथ में। तो दोहा ने, कतर की जो कैपिटल है, उसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है टेररिज्म के बीच में, जो तालिबान है उनके बीच में और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके बीच में, कि एक पीस टॉक एस्टेब्लिश हो सके। अब जो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इस एरिया को हम देख लेते हैं। देखो ये अफगानिस्तान है, एक लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको पहले ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान जो है वो अपनी बॉर्डर यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान, यहाँ पर उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है और ये साइड है ईरान। अब जो कतर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो पर्शियन गल्फ में यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री के रूप में सिचुएटेड है, ये देखो, और ये कतर की कैपिटल है दोहा, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ में अपनी सिचुएशन है कतर की लोकेशन आपने देखी। अब हम इस एरिया को देख ही रहे हैं तो अच्छे से व्यू कर लेते हैं एक बार। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और इंडिया अफगानिस्तान में अपनी पहुंच बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू यहाँ पर सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, जिसमें किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, इनके साथ में अपनी लोकेशन, इनके साथ में अपनी रीच बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर पोटास के काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपोजिशन पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। अगर इंडिया खुद से प्रोड्यूस कर सके फर्टिलाइजर्स को तो इंडिया को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको हम इजीली अवेल करवा पाएंगे। तो उनका जो भी वो अपनी फार्मिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका पैसा ज़्यादा लगता है वो कम लगेगा, क्योंकि जब फर्टिलाइजर्स के प्राइजेस कम होंगे तो उनको कम खर्चा करना पड़ेगा और इसकी वजह से जो उनकी सेविंग्स हैं फार्मर्स की वो ज़्यादा होगी। इससे डिस्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा और फार्मर्स अपनी एक हैप्पी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे। तो अगर एक चीज़ सही होती है तो उसके बहुत सारे एक चेन इफेक्ट आते हैं। तो इंडिया चाहता है कि यहाँ तक पहुँच बनाई जाए, इसीलिए इंडिया ईरान में यहाँ पर चाहबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। हालांकि यूएस ने जब ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई तब से चाहबार पोर्ट में जो भी डेवलपमेंट वाला काम है वो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। अफगानिस्तान में भी इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ की पार्लियामेंट से लेकर के, यहाँ के हाईवेज से लेकर के, स्कूल, हॉस्पिटल्स, काफ़ी लेवल पर इंडिया ने यहाँ पर डैम बनाए हैं, बहुत सारा इंडिया ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसीलिए इंडिया चाहता है कि ये वाला जो एरिया है ना वो सिक्योर हो, यहाँ पर टेररिज्म ना पनपे, क्योंकि अगर यहाँ पर टेररिज्म बढ़ता है तो वो पाकिस्तान में इफेक्ट करेगा, और पाकिस्तान में इफेक्ट करता है तो हमारा बॉर्डर वाला जो एरिया है जिसमें काफ़ी लंबे समय के बाद में हमने पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, वहाँ पर दोबारा से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक तरीके से टेररिज्म की वजह से इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इफेक्ट होगी, और दूसरा जो हमारी सेंट्रल एशिया तक जो पहुंच है वो भी हम नहीं पहुंच बना पाएंगे। इसलिए इंडिया चाहता है कि यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो। ये तो इंडिया का पर्सनल बेनिफिट्स हो गया। इसके अलावा जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब हमने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था उसमें भी इंडिया ने बोला था कि हम वर्ल्ड पीस के लिए वर्क करेंगे। तो इंडिया के जो टारगेट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए भी इंडिया चाहता है कि जो भी रीजनल एरियाज़ हैं, ना सिर्फ रीजनल एरियाज़ में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड पीस, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सारे पॉइंट्स इस्टेब्लिश हों, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं होते, इनको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने की भी आवश्यकता है। तभी कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं
जैसे कि क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ रही है। इसके अलावा टेररिज्म, ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है ना, देखो जब सब जगह शांति होगी तभी जा कर के हम इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिसीजन ले पाएंगे, इनके ऊपर अपनी जो पहुंच है, जो सोच है, वो इनके लिए डेवलप कर पाएंगे। ओके, तो ये हमने सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान की लोकेशन को देखा और इंडिया के ऊपर इसका क्या क्या इफेक्ट होगा ये भी हमने देखा। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड, इकोनॉमी पेज से रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ देखिए। देखो एप्पल जो कंपनी है उसने कोशिश की है कि वो अपने आईफोन के लिए, मतलब अपने उसके आईफोन के ऊपर अगर कोई फ़ोटो खींची जाती है और उस फोटो को आई क्लाउड में सेव किया जाता है, तो एप्पल ने बोला है कि पहले हम उसको चेक करेंगे, हम उसको चेक करने के बाद में कि वो जो फ़ोटो है, वो जो पिक्चर है, वो चाइल्ड अब्यूजेस पिक्चर तो नहीं है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो इससे क्या हुआ है कि जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, इनको क्या करेंगे, हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे, जिससे इस तरीके के केसेज बढ़ने की संख्या कम होगी। इस चीज़ को लेकर के जो भी कमेटी, जो भी कम्युनिकेशन, जो चाइल्ड राइट एजेंसीज हैं, उन्होंने इस मूवमेंट का वेलकम किया है। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडियाज ऐसे हैं कि उन्होंने इसका विरोध भी किया है कि हम एनक्रिप्टेड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमारे यूजर्स को, और जब इस तरीके की उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप बैकडोर तरीके से उसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो प्राइवेसी को वायलेशन करने की बात है। आप कोई और अल्टरनेट ढूंढिए जिससे आप चाइल्ड अब्यूज पिक्स को रोक सकें, चाइल्ड अब्यूजिव जो क्राइम्स हैं उनको रोक सकें। ये बोला गया है बहुत सारे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के द्वारा। जैसे कि व्हाट्सएप ने बोला है कि हम एनक्रिप्टेड सिस्टम, एनक्रिप्टेड क्या होता है, मान लो आपने मैसेज किसी दूसरे को भेजा, तो वो जो मैसेज है वो आपके और आपने जिनको सेंड किया उन्हीं के बीच में सेव रहेगा, कोई तीसरा इसको व्यू नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है NCLT को लेकर के। NCLT जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको बनाया गया था कि जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड फेयर्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने बोला है मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर्स को कि प्रेजेंट टाइम में जो NCLT है इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 63 जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसके हेड होने चाहिए, वो 67 की गई हैं सीट्स, लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम में ओनली 29 मेंबर्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वैकेंसीज की वजह से जो भी रिजल्ट आने चाहिए, जो भी डिसीजन आने चाहिए, उनमें डिले होगा, और डिले होगा तो सब कुछ जो प्रोसीजर है वो इफेक्ट होगा। तो इसके लिए वर्क किया जाना चाहिए कि मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर्स को NCLT में जो वैकेंसीज है उसके लिए वर्क करें कि इसमें वैकेंसीज को फिल किया जाए ताकि समय के अकॉर्डिंग वर्क हो सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।